गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आफ्टर इम्प्लांटेशन जर्म लेयर फॉर्म होती है। जर्म लेयर क्या होती है बेटा? आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें दो जर्म लेयर होती हैं, इक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होती हैं। बट ह्यूमन बीइंग के केस में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं जिसे इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कहते हैं। ये तीनों जर्म लेयर बेटा फेट करके ऑर्गन की डेवलपमेंट करती हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आफ्टर इम्प्लांटेशन, जिसे गेस्टेशन पीरियड का इम्पोर्टेंट पार्ट बोलते हैं। यही ऑर्गन की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। जब आपने पढ़ा था इम्प्लांटेशन में इनर सेल मास इस तरह से आ गया था, ठीक है, यूटेरियस के चिपक गया था जिसे ट्रोपोब्लास्ट लेयर कहा था। तो ये लेयर बेटा 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। बाहर वाली लेयर इक्टोडर्म कहलाएगी, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म कहलाएगी और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक और लेयर आ जाएगी जिसे मेसोडर्म कहेंगे। ये तीनों लेयर पार्टिसिपेट करती हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में और अपने आप को फेट करके डिफरेंट ऑर्गन डेवलप करती हैं। इक्टोडर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कोड, हेयर, स्किन, नेल्स, लेंस ऑफ आई डेवलप करती है। एंडोडर्म कोलोन, स्टमक, लंग, लीवर एंड पेनक्रियास डेवलप करती हैं। मेसोडर्म डिफ्रेंशिएट होकर स्केलेटन मसल, बोन, कार्टिलेज, किडनी कोटेक्स, हार्ट मसल्स जैसे ऑर्गन को डेवलप करती है। ठीक है, तो ये था बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस। देखो, फिटल की डेवलपमेंट स्टेजेस आती है बेटा। 40 डेज के अंदर ये पता चलता है कि हार्ट की जो डेवलपमेंट है वो ठीक है या नहीं है। हार्ट बीट अपीयर होती है, ठीक है। अगर हार्ट बीट नहीं आई है 40 डेज में तो वो एम्ब्रियो फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म होता है, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट अपीयर होती हैं, 5th मंथ में मूवमेंट देखी जाती है, मदर फील कर सकती है बेबी की मूवमेंट को। 6th मंथ के अंदर हेयर, आईलिड्स, आईलैशेस फॉर्म होते हैं और 9 मंथ के अंदर फिटस जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, ठीक है। और पास्चराइजेशन अगर करती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, यूटेरियस की कॉन्ट्रैक्शन से, और बेबी को बाहर डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, अगर इन ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अच्छे से तो पास्चराइजेशन अगर करती है। और नेक्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं? पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होती है बेटा? फिटस को जो डेवलप हो चुका है 9 मंथ के अंदर उसको बाहर की तरफ डिलीवर कर दिया जाता है, जिसे पास्चराइजेशन कहते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, ठीक है। इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 9 मंथ के बाद अपने आप यूटेरियस इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अंदर फिटस मौजूद है वो एक्सपेल करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस एक्सपेल्शन ऑफ फिटस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। ये इस तरह की मूवमेंट फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाती है। इसमें सिग्नल्स जो हैं बेटा वो कहाँ से आते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। जब फिटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम एक तरह के स्टिमुलस भेजते हैं जिससे यूटेरियस कॉन्ट्रैक्शन करता है इस तरह से और लेबर पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन जो होता है डिलीवरी के लिए वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है बेटा। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और लेबर पेन के लिए, ठीक है। इसे बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन को करता है जिससे प्लेसेंटा फटाफट एक्सपेल कर देता है बेबी को बाहर की तरफ थ्रू बर्थ कैनाल, ठीक है। डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन
मेंटेन करता है प्लेसेंटा को उसके ओरिजिनल शेप में आने के लिए। ठीक है, ये कहलाता है पूरा प्रोसेस पास्चराइजेशन, जिसमें बेबी को बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, जिसमें मदर जो है आफ्टर डिलीवरी प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट करती है। जब प्रेगनेंसी चलती है तभी मेमरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं और मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए? मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। बट अगर बेबी सक करेगा उस मिल्क को तो सकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बेटा ऑक्सीटोसिन। नीट में पूछा जाता है ये। प्रोलैक्टिन किसके लिए है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोडक्शन करता है मिल्क की। जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर से, जो बेबी सक करता है, उस फर्स्ट मिल्क को बेटा हम कोलेस्ट्रोम कहते हैं। इसमें एंटीबॉडीज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए, कंपटीशन में पूछा भी जाता है, ठीक है, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसमें मिलेगी बेटा IgA, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है कोलेस्ट्रोम के अंदर। फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है बेटा? कोलेस्ट्रोम कहा जाता है। कौन सी एंटीबॉडी होती है उसमें? IgA एंटीबॉडी। ठीक है, एक नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को जो क्रॉस कर सकता है मदर प्लेसेंटा को फिटस से, वो कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो वो होता है बेटा IgG, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर, जो आज कंप्लीट हो गया है। अब आपको आज और कल के अंदर इसकी नोटबुक कंप्लीट करनी है, सेकंड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं NCERT के और नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।